स्वागत है आपका द प्रिंट में। बिहार में एक ही टर्म में तीसरी बार नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिली थी, नीतीश कुमार ने पहली बार शपथ ली थी। उसके बाद जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा आरजेडी के साथ, उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और तीसरी बार 2024 में वो तीसरी बार बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है, नीतीश कुमार के बारे में, कि बिहार में जो एक ही चीज कांस्टेंट है वो नीतीश कुमार है। बाकी पार्टियां आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में पिछले 2005 के बाद से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। तो बिहार की बदलती परिस्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं इस समय कि किस तरह से बिहार का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हुआ है। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो पटना से जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे पटना के सहयोगी दीपक मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं, और साथ ही जो राजनीतिक विज्ञान शास्त्र के चंद्रचूड़ प्रोफेसर चंद्रचूड़ हिंदू कॉलेज के नामी विज्ञानी प्रोफेसर हैं, वो हमसे बात करेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीतिक दिशा और दिशा बदल रही है। तो सबसे पहले प्रेम रंजन जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोस कोस के नीतीश कुमार को गालियां दी थी। ये कहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ तो जाने का कोई अब सवाल ही नहीं है, उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो रैली में कहा था कि उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। सम्राट चौधरी तो 2 दिन पहले तक ये बात कह रहे थे। अब फिर से आपने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिया, उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी की कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का प्रचंड घोड़ा दौड़ रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तब भी नीतीश कुमार के साथ जाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है और मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि भाई बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतनी है। पिछली बार भी 39 सीटें हम लोग जीते थे, उस समय भी नीतीश कुमार साथ थे। इस बार भी 40 जीतना है। और दूसरी बात कि पूरे देश के अंदर में जो इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन को तहस नहस करना, ये हम लोगों का मुख्य जो है उद्देश्य है। और जैसे इससे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, अभी आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखरता चला जा रहा है। ममता बनर्जी कह दी कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में खुद जो है अपने हमें खुद जो है चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। उधर शिवसेना आदित्य ठाकरे कह रहा है कि ममता शेरनी की तरह दहाड़ रही है। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन को समाप्त करके जो महागठबंधन को बनाने का काम किए थे, अगर महागठबंधन का श्रेय किसी को जाता है बनाने का, वो नीतीश कुमार को जाता है। एक एक नेताओं तक, एक एक पार्टियों के दरवाजे दरवाजे जाकर करके सबको इकट्ठा करके अब पहली बैठक पटना में कराने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार का कोई महत्व वहां नहीं दिया गया। बीजेपी की जो पहली प्रायोरिटी थी कि वो इंडी अलायंस और जो इंडिया अलायंस है उसको खत्म करना, उसके हिसाब से आप नीतीश कुमार का आपने दामन साथ लिया है। लेकिन अब ये बताइए कि जब गठबंधन हो गया है, शादी हो गई है, तो ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक चलेगा या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव तक भी जारी रहेगा? देखिए, हमारा साथ रहा है, लंबा साथ रहा है। 1996 से समता पार्टी के रूप में नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए थे। मैं मानता हूं कि बीच में 13 में हो या फिर जो ऐसे उसके बाद 2022 में फिर हमसे अलग हो गए थे, लेकिन वो कोई परिस्थितियां थी। लेकिन आज फिर से उनको पता चल गया है कि वो परिस्थितियां जो है भाजपा के साथ रहना बेहतर है। जब हमारे साथ रहते हैं तो बिहार का बेहतर होता है, बिहार का विकास होता है, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक रहती है, बिहार का प्रगति होता है। और नीतीश कुमार इसलिए सोच समझ करके अब जो है आए हैं बिहार की बेहतरी के लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में रहेंगे, जनता कितने दिन त्रस्त थी, जनता कितने दिन रहेंगे? राज फिर से पुनरावृत्ति हो गई थी। कितने दिन रहेंगे निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं कि जो है अब जब आए हैं नीतीश कुमार जी, अब आए हैं तो अब हर परिस्थितियों से वाकिफ होकर करके आए हैं। उनको लग गया कि भाजपा के साथ रहते हैं तभी जो है हमारा बेहतर रहता है, बिहार के लिए भी बेहतर रहता है। और नीतीश कुमार जी के भी अनुरूप जो उनके विचार हैं, स्वभाव है, उसके अनुरूप रहता है। उन्होंने कर्पूरी जी के जयंती में किस प्रकार से उन्होंने कहा कि परिवारवाद
आपके पास आते हैं की। प्रेम जी आपके पास आते हैं, प्रोफेसर चंद्रचूड़ के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि आप इस बिहार की पूरी डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी का जो बीजेपी की जो इस समय इमीडिएट जो प्रायोरिटी है वो लोकसभा का चुनाव है 2024, और बिहार वे एक ऐसे स्विंग स्टेट के रूप में बीजेपी के साथ चैलेंजिंग स्टेट था। अगर महाराष्ट्र को देख लें, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटका, जहां पे बीजेपी को लगता था कि उनकी सीटें कम हो सकती है, तो इसलिए अमित शाह या तमाम जो बीजेपी की स्टेट यूनिट थी, उनके स्टैंड के बाद भी बीजेपी हाईकमान ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले। तो आप इस पूरी घटना को किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पर आऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। जी। लेकिन ये भी एक बात है जो प्रेम रंजन जी कह रहे थे, और एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे, मैकिवली उनका नाम था। और मैकिवली ने एक बार कहा था कि मेन आर प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का ही की ही उत्पत्ति है, एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रिक्वायर डिफरेंट स्किल। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्किल चाहिए। इसलिए मनुष्य में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होना होना आवश्यक है, ताकि वो ज्यादा जैसा और जरूरत हो अपने गुणों का प्रयोग उस प्रकार करके हर एक प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और प्रेम रंजन जी दोनों हर एक प्रकार के परिस्थिति के लिए तैयार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और राजनीति में ये होता रहता है, आप इसको बहुत आश्चर्य से ना देखें। आश्चर्य तो तब होना जब हम राजनीति को एक आदर्श के रूप में देखना चाहें या देखने की कोशिश करें, तब ये आश्चर्य हो सकता है। परंतु खैर, जो प्रश्न आपका है, आप समझें कि भारतीय राजनीति में, संसदीय लोकतंत्र में संघात्मकता का एक बहुत बड़ा अवयव है। पार्लियामेंट कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन विद फेडरलिज्म। और चूंकि दोनों का अवयव है, इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति जो संसदीय पद्धति है, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो कहाँ प्ले आउट होगा? वो प्ले आउट तो राज्यों में ही होगा। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो भारत में 11 ऐसे राज्य हैं जहां 20 से या 20 से अधिक लोकसभा की सीटें आती हैं। उन 11 राज्यों में, और ये मतलब मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर ये हिंदी पट्टी के राज्य हैं। इन राज्यों से अगर सीटें नहीं आएंगी तो लोकसभा में सरकार बनाना या जो आंकड़ा या जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक मेरा जो काउंटर क्वेश्चन है चंद्रचूड़ साहब की, जब बीजेपी बीजेपी को लगता है कि नेशनल सेंटिमेंट राम मंदिर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में है, वैसी स्थिति में हिंदी पट्टी के राज्यों में भी बीजेपी को अपने पुराने अलायंस पार्टनर के साथ में जाना पड़ा, ये सब के बावजूद की प्रचंड जनादेश और प्रचंड जो नेशनल सेंटिमेंट मोदी के साथ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जन भावना बीजेपी के साथ है, उसको नकार लेना रियलिटी से दूर होना माना जाएगा। लेकिन उस जन भावना के साथ अरिथमेटिक्स भी है, और उस अरिथमेटिक्स में चाहे भारतीय जनता पार्टी भी तो राजनीति ही करती है ना। अगर राजनीति करती है, इट कैन नॉट बी इन आइसोलेशन फ्रॉम जो पॉलिटिकल रियलिटी है। पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे दो राज्य हैं जिन राज्यों से 100+ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा होगी। और वो कैसे हो सकता है? तो आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बिहार इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट एडवांटेजेस द यूनिटी ऑफ टू पार्टीज कैन ब्रिंग। और उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि जहां डिसयूनिटी, जो गैर भाजपाई पार्टियों की जो डिसयूनिटी है, उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल सकता है। तो ये दोनों प्रकार के दो राज्य हैं, और दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को अगर 100 से ज्यादा सीटें चाहिए तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में नीतीश कुमार का जो धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते ही भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की अपेक्षा है वो वास्तविक रूप में 39-40 जो उनकी अपेक्षा है वहां तक वो जा सकती है। जाएगी नहीं जाएगी ये बात का प्रश्न है, अलग बात। लेकिन तैयारी तो वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जितने ही विपक्ष के पार्टियां जो हैं वो जितनी विखंडित रहेंगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, राम मंदिर से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, होना भी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि जन आस्था का प्रश्न है, लेकिन उसके नीचे यही तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहीं रिलैक्स नहीं करती है, 24/7 अपनी परिस्थिति को मजबूत करती रहती है, अपनी स्थिति को मजबूत करती रहती है। और उस मजबूत करने में अगर यथार्थ का अवलोकन करके उससे कुछ अपने में जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो वो करती है। कम से कम
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जितने प्रयोग होने चाहिए वो प्रयोग कर तो रही है। बिल्कुल अन्य बिल्कुल। पार्टियों के बारे में हम उनको भी मौका मिला है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है क्योंकि मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लास्ट बात मैं आपको ये कह दूं कि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, उस या पे आएंगे, उस पे चंद्रचूड़ साहब आएंगे। पहले हम दीपक मिश्रा का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप कैसे इस पूरे घटना को ले रहे हैं, और खास करके जो कैबिनेट का स्वरूप है, जिस तरह से बीजेपी ने एक सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को चुना है कि वो डिप्टी सीएम होंगे, और जो कैबिनेट का स्वरूप होगा उसको लेकर किस तरह से सोशल कोलिशन का ध्यान रखा गया है। विजय सिन्हा वो व्यक्ति थे जो नीतीश कुमार को खुलेआम गाली देते नहीं थकते थे, उनको डिप्टी सीएम बनाना। सम्राट चौधरी ने तो अपना साफा जो बांध रखा था, उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे उनको हटाने के बाद ही अपना वो साफा खोलेंगे। तो आप इस पॉलिटिकल अर्थमेटिक को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है, अभी कास्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा तो ओबीसी, नीतीश कुमार अपने ओबीसी में आते हैं, सम्राट चौधरी ओबीसी में आते हैं। एंड चूंकि बीजेपी को कहा जाता है अपर कास्ट पार्टी, एक अपर कास्ट फेस है, लेकिन जो चेंज हमको नजर आ रहा है, दीज टू लीडर्स सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा, मैंने पास्ट रिकॉर्ड में देखिएगा तो नीतीश कुमार और ये दोनों लीडर्स में कोई अच्छा संबंध नहीं था। और आपको याद होगा स्पीकर विजय सिन्हा थे, हाउस के अंदर दोनों में बहकाबहकी हुआ था। एंड फ्यू टाइम्स जेडीयू ने उनका डिक्टेट का मीटिंग के लिए इग्नोर कर दिया था। सिमिलरली सम्राट चौधरी पिछला जब से अध्यक्ष बने हैं, he launched a tireless criticism against नीतीश कुमार बसाबसी हुआ। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है कि जेडीयू वुड हैव प्रेफर्ड सुशील कुमार मोदी, बिकॉज दोनों में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा है। इसीलिए ये माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज दैट दिस टाइम बीजेपी वांट्स टू कीप नीतीश कुमार ऑन अ टाइट लिस्ट, राइट। बिकॉज सुशील मोदी के बारे में यही सेंट्रल लीडरशिप का ये है कि ही इज टू सॉफ्ट ऑन नीतीश कुमार। इसके बदले में दे हैव केप्ट टू पर्सन्स हु आर नॉट सो फ्रेंडली, तो ये एक अंतर हमको नजर आ रहा है ऑन द फर्स्ट ये। तो जहाँ तक कास्ट का वो है, वो पूरा जो मिनिस्ट्री का अपीयरेंस होगा, मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होगा, आई शुड इनिशियली, जहाँ तक इनिशियल रिपोर्ट है कि 8-9 मंत्री पर शपथ लेंगे, 3 बीजेपी का, जेडीयू के और एक हम के। और इसके बाद तो जेडीयू के तो नोन फेसेस हैं जो 3, जैसे विजेंद्र यादव, विजय चौधरी होंगे, विजय चौधरी होंगे, ये सब। लेकिन इनिशियल यही है मेरा इम्प्रेशन कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर नीतीश कुमार टू डिक्टेट द बीजेपी दिस टाइम। ठीक है। प्रेम रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां हुई हैं और जिस तरह से अलायंस का गठन हुआ है, तो आपको लगता है कि लोकसभा के बाद भी ये गठबंधन 2025 के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उस लिहाज से बीजेपी का इमीडिएट, जो बीजेपी की प्रायोरिटी थी कि चलो लोकसभा की सीटें निकालो, लेकिन लोकसभा के बाद क्या गठबंधन का स्वरूप होगा वो उस समय देखा जाएगा, या बीजेपी हाईकमान ने, बीजेपी ने कोई कैलकुलेशन किया है? क्योंकि नीतीश कुमार तो कल की तारीख में लोकसभा के बाद फिर से आरजेडी के पास जा सकते हैं। आज जो केसी त्यागी ने अटैक किया, उनके अटैक का ज्यादातर जो फोकस था वो कांग्रेस के ऊपर था, आरजेडी के ऊपर उस तरह से उन्होंने हमला नहीं किया। अब 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने आरजेडी पे अटैक किया था। तो क्या नीतीश कुमार अभी भी लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मार जी, एक बार फिर से पलटी मारने के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है
कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का इमेज बना है, वो इमेज को अब बार बार धक्का लगाने का काम करेंगे, बार बार उस इमेज को बिगाड़ने का काम करेंगे। अरे इतनी बार तो बिगाड़ चुके, अब कितनी बार बिगाड़ेंगे प्रेम जी? इतनी बार बिगाड़ चुके। मैं उसी कर रहा हूं कि अब जो है से कम से कम जो है से 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भगवान राम के पदार्पण के बाद जो है से सद्बुद्धि बहुत लोगों को आई है, और उस सद्बुद्धि का ही नतीजा है कि आज जो है से अब हमारा एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आ गई है बिहार में। ममता बनर्जी को सद्बुद्धि आया कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी। वहां केजरीवाल की पार्टी को सद्बुद्धि आ रहा है कि वो स्वयं जो है मंदिरों में कह रहे हैं कि मंगल आरती होगा, और उसके बाद पंजाब में अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो है भगवान राम से जो है सद्बुद्धि लोगों को प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, ये तो सबको सद्बुद्धि आ गई। चिराग पासवान को कैसे जगह पर मनाया? आ गए हैं, अब इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपने जो पहले के जो उनके इमेज थे उस इमेज को आगे बरकरार रखने का काम करेंगे। चिराग पासवान के लिए तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई प्रेम जी। उन्होंने तो इतनी सारी नीतीश कुमार को भला बुरा कहा और उन्होंने प्रण किया, और फिर से उनको अमित शाह ने मना लिया कि भाई आप नीतीश जी हमारे नेता होंगे। तो चिराग पासवान के लिए आपको क्या, कैसे समझाया बुझाया चिराग जी को? देखिए, कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, और भारतीय जनता पार्टी जब नेतृत्व करती है साथ जो है से, आपने देखा है अटल जी का उदाहरण है कि 25 दलों का साथ लेकर करके चलना, ये बड़ी बात जो है थी। उसी प्रकार से आज भी मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है, भरोसा है, आस्था भी है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी पर सब लोग जो है अपना भरोसा जब जता लेंगे तो कहीं परेशानी नहीं होगी, सारी परेशानियां जो है समाप्त हो जाएगी और सब लोग साथ साथ मिलकर करके चलेंगे। मतलब सबका साथ सबका विकास होगा। ये निश्चित निश्चित एकदम इसी लाइन पर जो है हम लोग जो है बिहार में एनडीए का गठबंधन ही बनाए कि बिहार की बेहतरी, बिहार का विकास, बिहार की प्रगति, बिहार की भलाई, जनता के हित में जो है ये आवश्यक था, और इसके नाते जो है सब लोग साथ मिलकर करके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी परिपक्व नेता है, पुराने नेता है, लेकिन उन्होंने पहले से ही कहा कि ये बिहार के लिए बेहतर होगा कि नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए के साथ आना, और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना इस बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। वो लगातार जो है उनको कई सारे ऑफर आए, किस प्रकार से उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का, बाद में उनको गवर्नर का पोस्ट कब मिल रहा है, लेकिन सारे चीजों को ठुकरा दिया कि पद की लालसा बहुत ज्यादा नहीं है, आवश्यकता है बिहार के विकास की। गवर्नर का पोस्ट जो कमिटमेंट किया हुआ है मांझी साहब को, वो कब मिलेगा? नहीं, कोई कमिटमेंट हमारे यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं होती है, लेकिन सब लोगों के सम्मान का जो है रक्षा करते हैं कि हर लोगों का जो जिस लायक होता है उसका सम्मान होना चाहिए। इस बात का हमारे प्रधानमंत्री जी ख्याल रखते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि बिहार में जो पोस्टर जेडीयू के दफ्तर के बाहर जो हमेशा सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ कि नीतीश कुमार सबके हैं, यानी कि 2.5 साल आरजेडी के हैं, 2.5 साल बीजेपी के हैं। तो नीतीश कुमार की जो पर्सनल जो उनका वोट बैंक है, जो ईबीसी या महादलित वोट बैंक जो उन्होंने कल्टीवेट किया है, आपको नहीं लगता कि उसमें धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी भी घटी है, या फिर इस तरह के जो उन्होंने फैसले लिए, जिस तरह से वो यूटर्न लगातार मारते रहे हैं, उससे उनका जो अपना वोट बैंक है वो भी कमजोर हुआ, या फिर कास्ट सर्वे के बाद उनका जो वोट बैंक था वो और सॉलिडिफाई हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी को उनसे अलायंस करने में कोई परहेज नहीं था? मुझे लगता है कि पहली बात तो यही है कि प्रेम रंजन जी को कहना चाहिए, मैं तुरंत कह सकता हूं कि भाई कोई टेनिस का मैच होता है तो दो सेट हो जाने के बाद फिफ्थ सेट जो होता है वो निर्णायक सेट होता है। तो प्रेम जी बिल्कुल ठीक कह सकते हैं कि ये फिफ्थ जो है निर्णायक सेट है कि 2 बार इधर जा चुके हैं, 2 बार इधर जा चुके हैं, ये 5वीं बार में निर्णायक होगा। और खास करके प्रभु राम ने बुद्धि दे दी है, सद्बुद्धि, तो अब तो निर्णायक होगा ही। लेकिन देखिए, सीरियस नोट पर यह है कि बिहार की राजनीति दरअसल सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति के आसपास ही घूमती है। ये दुर्भाग्यवश है। अन्य राज्यों में भी जातीय और प्रजातीयवाद की भूमिका होती है, पर वहां पर उसके साथ एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। पर बिहार में विशुद्ध जातीय समीकरणों से ही राजनीति चलती है। आरंभिक वर्षों में नीतीश कुमार ने शायद गवर्नेंस का भी एक मॉडल लगाने की कोशिश की थी, परंतु वो बहुत दिन तक चला नहीं, क्योंकि जातीय की जो जातीयता की जो नींव है वो बहुत गहरी है। और इसका
जो ठीकरा है वो सिर्फ नीतीश कुमार पर या भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ना ठीक नहीं होगा, वो पहले से चली आ रही है। अब परिस्थिति है क्या? परिस्थिति ये है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके पास अपना एक निश्चित वोट बैंक है जो यादवों का और जो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। नीतीश कुमार दरअसल नॉन यादव ओबीसी की राजनीति करते रहे, लवकुश सेना बनाते रहे हैं और उसके आधार पर वो अपनी राजनीति करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं और काफी वर्षों तक इसके आधार पर वो आगे चलते भी रहे, उसमें बाद में अल्पसंख्यक भी जुड़ते रहे हैं। लेकिन हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओवर द इयर्स बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की है और ये पकड़ अगड़ी जातियों के साथ साथ उसने जो ईबीसी एमबीसी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें काफी हद तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मजबूती इतनी है कि आज भारतीय जनता पार्टी कैन गो फॉर दी राइड? उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है और वो थोड़ी सी कमी जो है वो नीतीश कुमार के घट रहा है नीतीश कुमार का आधार, लेकिन घटते घटते भी लगभग 8-10% के आसपास अभी भी उनके पास वो है। अब होता यह है कि संसदीय राजनीति में आपके पास अगर 40% वोट है तो आपके पास कोई सीट नहीं है, लेकिन यह संभव है 41, 41.5 जाते ही आपके पास 10 सीटें आ जाती हैं। वो जो स्विंग फैक्टर होता है उस स्विंग फैक्टर के लिए नीतीश कुमार आवश्यक हो जाते हैं। वो आवश्यक राजद के लिए भी हो सकते हैं और वो आवश्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो सकते हैं। अब सवाल यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो अलायंस है वो राजद की अपेक्षा ज्यादा सहज है। ठीक है, नेताओं में अपनी 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 तरीके से उनको बयानबाजी करने से कोई परहेज नहीं होता है, इसलिए आप देखते हैं कि वो कोई किसी के खिलाफ कुछ कह देता है और फिर उसके साथ भी आ जाता है। पर सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार इज मच मोर इन सिंक विद द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। बीजेपी का जो प्लैंक है, परिवारवाद का विरोध है और ट्रांजैक्शनल भी नीतीश कुमार को बीजेपी से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। असहजता में वो दरअसल हुआ ये था कि जब उन्होंने साथ छोड़ा था 2022 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुदृढ़ करने की परियोजना बना रही थी और नीतीश कुमार को उस समय असहजता रही होगी। लेकिन अब समस्या यह है कि राजनीति में अपने यथार्थ को उन्होंने देख लिया है, अपनी सच्चाई को समझ लिया है और नीतीश कुमार भी रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना इज एन अटेम्प्ट फॉर रिकैलिब्रेशन, सो दैट ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा में हो सकता है कि ऐसा करने से नीतीश कुमार को भी जो फायदा है वो ज्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होगा ही, क्योंकि संगठन में शक्ति है और वो नीतीश कुमार के साथ जाते ही एक सशक्त शक्ति हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की दल को भी अदरवाइज स्थिति उनकी खराब हो रही थी। तो कंपैरेटिवली इसी पे काउंटर सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे कि आप नीतीश कुमार के फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं पोस्ट 2014 लोकसभा को? क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती ही रही है इससे पहले कि नीतीश कुमार डिक्लाइनिंग फोर्स हैं, आरजेडी को कोशिश करती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ रहे हैं, बीजेपी भी कोशिश करती रही है चिराग पासवान के जरिए नीतीश को डाउन करें। तो नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल फ्यूचर लोकसभा के बाद आपको किस तरह से नजर आता है? क्या नीतीश कुमार सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी बढ़िया बिस्तर बांध के किसी और रोल में चले जाएंगे? उनकी पार्टी बचेगी? किस तरह से आप उसको आंकते हैं? देखिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगा। देखिए, किसी के बारे में ओबिचुरी तो नहीं लिखा जा सकता। मैं बोल भी नहीं सकता, पॉलिटिक्स में नहीं लिखा जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगर अभी भारत की राजनीति का जो पीछे से चला आ रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टीज का फ्यूचर तभी होता है जब उनके फैमिली से कोई ना कोई उत्तराधिकारी हो। तो नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी है नहीं, सेकेंड लाइन लीडरशिप उन्होंने बनाया भी नहीं इसी कारण से, क्योंकि ये फैमिली बेस्ड पार्टीज जो होती हैं, रीजनल पार्टीज हैव बिकम एंड हैव बीन फैमिली बेस्ड पार्टीज। अब ऐसी परिस्थिति में इस लोकसभा चुनाव के बाद, चूंकि मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी का पर्सनल कुछ फायदा होगा, तो शायद उनको आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स में उनके रिलेवेंस के लिए वो एक विंडो मुझे दिख रहा है। दूसरा आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की व्यवस्था समझिए, और व्यवस्था ये है कि नीतीश कुमार के दल के जो सदस्य हैं, वो सदस्य जो राजनीति करते हैं वो नॉन यादव ओबीसी की राजनीति है, एक। दूसरा, उसमें कुछ ऐसे भी लोग, अब जैसे उनके सेकंड लीडर जो मुझे दिख रहे हैं आजकल, वो अशोक चौधरी हैं। अब अशोक चौधरी की राजनीति को देखिए, अशोक चौधरी के उत्तराधिकारी किशोर कुणाल के पुत्र हैं
और किशोर कुणाल भारतीय जनता पार्टी के जितने समीप हैं उतने वो और किसी के हो ही नहीं सकते। ये उनका सोशल कॉन्फ़िगरेशन उनको अलाउ नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जदयू के आधे लोग राजद की तरफ और आधे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए झुके हुए रहे होंगे। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सहजता उनकी नरेंद्र मोदी और सहजता उनकी नड्डा साहब और जो गृह मंत्री हैं उनके साथ जितनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी है, उतनी लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं हो सकती। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक धुड़िक की राजनीति है, एक ध्रुव की राजनीति है। तो जो भी राजनीति होगी उसके इतर ही होगी। एंड दैट इज वाई मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस लोकसभा में तो प्रासंगिक बनेंगे, और इस लोकसभा में अगर उनको सीटों की प्राप्ति हो जाती है जो उनकी सोच है, तो संभवतः पोस्ट लोकसभा भी होगा। जहां तक विधानसभा का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि जदयू का कोई अस्तित्व अगले विधानसभा में होगा, क्योंकि अगले विधानसभा में मुझे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विल गो फॉर द किल एंड मे इवेंचुअली फॉर्म द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली दीपक, आपसे इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं कि आपने हालांकि इस पे लिखा भी है कि नीतीश कुमार लोकसभा के बाद सेंटर में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि लोकसभा में जो वोटों का ट्रांसफर होता है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में बहुत आसानी से होता है। जेडीयू और आरजेडी का वोट का ट्रांसफर नरेंद्र मोदी के सामने होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जेडीयू के ने ये रास्ता चुना कि वो बीजेपी के साथ वो जाएं तो ज्यादा अच्छे तरीके से वोटों का ट्रांसफर होगा। लेकिन असेंबली में लोकसभा जीतने के बाद नीतीश कुमार के पास फिर से एक ऑप्शन होगा कि वो विधानसभा चुनाव के लिए फिर कोई ना कोई बहाना लेकर आरजेडी के पास में जाएं। आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, या आरजेडी और बीजेपी दोनों मिलकर नीतीश कुमार का गला दबा देगी? आप लोकसभा एंड विधानसभा टू डिफरेंट बॉल गेम्स। ये जो आप लोकसभा का 2019 का इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में जाइएगा, तो जो एनडीए था उस समय नीतीश कुमार, रामविलास और बीजेपी, उसको 52% वोट था, और जो महागठबंधन उस समय थी 30। देयर वाज डिफरेंस ऑफ मोर देन 22% ऑफ वोट। और वही विधानसभा में चुनाव हुआ तो 12,000 की 14,000 का अंतर था तेजस्वी ग्रैंड अलायंस और ये एनडीए में। 2020 का असेंबली में एक हम मानते हैं कि चिराग पासवान वॉज मिस हैंडल। चिराग पासवान सर 30, उन लोग का 6 लोकसभा था, 30 सीट पर 12 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर विधानसभा का चुनाव दीजिए, 5.5% वोट चिराग पासवान, तो सीट तो एक ही जीते लेकिन 5.5% वोट काट लिए। He was responsible for the defeat of JDU in 43 असेंबली। तो अगर वो टैक्टफुली डील करते नीतीश कुमार एंड उस समय सुशील मोदी ऑल्सो, तो हो सकता है कि एनडीए would have been in a much more comfortable position than it is now। 125 सीट था, ये सब है। तो essentially the essential part is that जो वोटिंग पैटर्न्स है कि राजद जो है वो एमवाई उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। एमवाई इज 32% या 33% वोट, जो भी बोलिए। प्रॉब्लम विद आरजेडी इज दैट अपार्ट फ्रॉम एमवाई it cannot it has failed to expand in any other caste। तो अगर ये अब एक ड्रॉबैक है एनडीए के पास कि नीतीश कुमार के बराबरी का इमेज का कोई लीडर नहीं है। अभी भी सम्राट चौधरी ट्राइंग टू बिल्ड अप, लेकिन यही था ना, बिहार का 3 इंजन, इसमें एक तो चले गए रामविलास, लालू जी हैं, एक नीतीश कुमार हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इनिंग तो ये सब के लिए। तो वही है, एक बीजेपी के ड्रॉबैक तो है, इट हैज वोट्स बट नो लीडर्स। बट मोर और लेस अगर ये समीकरण रह गया
तो असेंबली में, and if they manage to convince Chirag Paswan to stay on with them, I don't think there will be any problem for them to win even the assembly seat. जहां तक हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इज प्लेइंग हिज लास्ट इनिंग, उनका फ्यूचर तो ये है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज लाइकली टू बी शिफ्टेड टू दिल्ली. उनका हेल्थ भी नहीं अलाउ कर रहा है कि वो नहीं ये होकर करें. बिल्कुल, दीज इश्यूज आर देयर. मैं क्विकली 3 बातें आपको बताना चाह रहा था. दीपक जी ने वो कंटेक्स्ट सेट कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ. देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार में जो है, वो जहां तक लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति का सवाल है, हिज ब्लॉक इज अ स्टेटिक ब्लॉक. उसमें कोई एडिशन नहीं होता है, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं होता. बिल्कुल. बट जो नीतीश कुमार बीजेपी का जो अलायंस ब्लॉक है, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव अलायंस इन दैट सेंस. इसमें समावेशी है, इसमें दिस पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल बीइंग ब्रॉट इन, सम पीपल बीइंग, मतलब इसको बैलेंस किया जा सकता है. और आई थिंक नीतीश और जब बीजेपी साथ आ जाते हैं तो इसमें डायनेमिज्म बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. एक दूसरी बात, मैं दीपक जी से बिल्कुल सहमत हूं कि ये दुर्भाग्य है कि बिहार में लीडरशिप का मेजर क्राइसिस है. 70s के दशक से जो उतरे, मतलब लीडर्स कई हैं, हमारे प्रेम रंजन जी बैठे हैं, ये भी लीडर हैं, बुरा, लेकिन जो एक गद्दावर नेता होता है वो एक मास बेस्ड लीडर जो है वो. दैट आई एग्री. The third and very important point that I wanted to say is, आप देखिए, जहां तक नीतीश कुमार के भविष्य का सवाल है, नीतीश कुमार ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, राइट. जो परिस्थितियां बीच में बदल गई, सो वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार नहीं होंगे. एंड गिवन द फैक्ट कि विदाउट नीतीश कुमार जेडीयू इज नथिंग, तो विच इफेक्टिवली मीन्स दैट मेरा ये अपना मानना है कि the chunks will be subsumed either by the RJD or by the BJP, and therefore it is very likely that Nitish Kumar will not have a role to play in Vidhan Sabha politics. So I think this is the last run, and that is why I said कि प्रेम रंजन जी को कहना चाहिए कि 2-2 की बराबरी से सेट हो चुका है. This is the 5th. अब की बारी बीजेपी की बारी. should be congratulated for getting him in the decisive 5th and final set. अंतिम कमेंट प्रेम जी आपसे कि अब की बारी बीजेपी की बारी. कुल मिलाकर आपको लगता है कि नीतीश को आपने 2020 में चिराग के जरिए कट डाउन करने की कोशिश की, नीतीश 43 सीटों पर आ गए, तो यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में. देखिए, सबसे पहले तो कोई चिराग जी के माध्यम से हमने किसी को डाउन करने की कोशिश नहीं की थी. और जहां तक है कि बिहार की जनता की इच्छा है कि सबको हम देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, और वो हमारा जो है लक्ष्य है. हम अलग अलग राज्यों में जो है, जहां तक नेतृत्व की आप बात करते हैं, तो 3 राज्यों के चुनाव के बाद जो आपने देखा कि नेतृत्व जो है हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उस जगह पर बैठा दिया जाता है, तो उसके लिए सक्षम होते हैं. उस बाखूबी जो है बहुत ही. प्रेम जी, लगता है कि आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है. आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन हमारे तीनों मेहमान का, प्रेम रंजन जी कह रहे थे वो बात सही कह रहे थे कि जो ये ठीक है कि चूंकि बैठा दिया जाता है तो नेतृत्व चल जाता. मैं बात कर रहा था वो नेतृत्व की जो नीचे से उभर कर आया हो. ऐसा नेतृत्व अनफॉर्चुनेटली किसी भी दल में बिहार की इकाई में नहीं दिख रहा है. लेकिन चंद्रचूड़ जी, इसमें आप अगर देखिए कि मोदी और अमित शाह का जो मॉडल इन्होंने पिछले 9 सालों में जिस मॉडल को भारतीय राजनीति में एस्टैब्लिश किया है, उस राजनीति के मॉडल की विशेषता भी आप उसको कह सकते हैं, या फिर उसके आलोचक उसके ड्रॉबैक भी निकाल सकते हैं कि उन्होंने जो एस्टैब्लिश लीडरशिप थी, शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद भी उनको घर पे बिठा दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने राज्य में मास लीडर मानी जाती थी उनको घर पे बिठा दिया. एक सामान्य उनकी जो फिलॉसफी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को रिवॉर्ड करो ताकि मैसेजिंग जो जाए, जो नैरेटिव जाए जनता के बीच में और अपने कैडर में कि हम बीजेपी अपने सामान्य कार्यकर्ता को रिवॉर्ड करती है. फर्स्ट टाइम एमएलए को भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया. तो वैसी स्थिति में तो उनको लीडर की जरूरत ही नहीं ना, मास लीडर की तो उनको जरूरत ही नहीं है ना. उनको लालू प्रसाद की जैसे नेता की जरूरत है ना जैसे नीतीश कुमार. उनको जरूरत है कि जब वोट मोदी के नाम पे पड़ना है तो सिर्फ सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जिसमें कास्ट लीडर हो जो अपने कास्ट को रिप्रेजेंट करते हो. तो वैसी स्थिति में हर एक स्टेट में उन्होंने ऐसे लीडरशिप को खड़ा किया है.
नहीं, बिल्कुल सही है, आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर वही तो कह रहा हूं मैं कि अगर हम बात जो दीपक जी कह रहे थे, मैं उस पर रिएक्ट कर रहा था। दीपक जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। पहले जो बिहार की राजनीति थी उसमें लीडर्स थे, गद्दावर लीडर्स थे। एक रामविलास जी थे, अब वो रहे नहीं। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव का भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, भगवान उनको दीर्घायु बनाए। लेकिन मुझे कहने का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब है कि जो एक इनबॉर्न लीडर होता था बिहार में पारंपरिक रूप से, वो नहीं है। अब जैसे देखिए, आप मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, वहां वसुंधरा जी थी, उसके समकक्ष, उसके पैरेलल बिहार में बीजेपी में भी उस प्रकार का नेतृत्व नहीं है। लीडर नहीं। सुशील मोदी का नेतृत्व था, लेकिन सुशील मोदी को शायद केंद्र लाया गया है। तो बिहार में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि एक्सपेरिमेंटेशन हो, और एक्सपेरिमेंटेशन से अब उनके पास एक बड़ा नेतृत्व है, एक बड़ा नैरेटिव है, एक प्रूवन क्रेडेंशियल। आप ये तो कहेंगे ना कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है, तो गारंटी है, क्रेडिबिलिटी है। अब यू डोंट रिक्वायर मल्टीपल क्रेडिबिलिटीज। जब एक जगह है, एक स्रोत है, क्रेडिबिलिटी का पुंज है, तो बहुत आवश्यकता नहीं होती है वैसे चीजों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द प्रॉल। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो वैसे तो भविष्य क्या होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुआ है, दिस इज बेसिकली भारतीय जनता पार्टी गोइंग फॉर द किल इन द विधानसभा, और इमीडिएट में लोकसभा में दे विल डेफिनेटली वांट टू बेनिफिट बाय दिस कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे तीनों मेहमानों का। प्रेमरंजन जी आपका धन्यवाद, प्रोफेसर साहब आपका धन्यवाद, और दीपक मिश्रा आपका पटना से धन्यवाद। कुल मिलाकर जो बीजेपी के स्विंग स्टेट थे, 4 राज्य जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ऐसा लगता था कि मुश्किलें हो सकती हैं, उनकी जो 2019 की सीटें हैं, उसमें कम हो सकता है, थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, उनको बीजेपी ने बहुत आसानी से संभाला। बहुत पहले महाराष्ट्र को उन्होंने संभाला, किस तरह से अजीत पवार का फैक्शन शिंदे के साथ में सरकार बनाई। कर्नाटक में उन्होंने जेडीएस के साथ समझौता किया। बिहार में नीतीश कुमार के साथ फिर से अलायंस करके उन्होंने अपनी जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी करने का एफर्ट कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगता है कि जो इंडिया अलायंस है वो होगा नहीं, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के लिए आसान रास्ते होंगे। तो इस तरह से बीजेपी का जो गेम प्लान है 2024 के चुनाव में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी उन हर राज्यों में अपनी पूरी तरह से लोकसभा की सीटें हैं उसकी भरपाई करने के लिए सारे घोड़े उन्होंने खोल दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम व्यूअर आप जो हम इस चर्चा में जुड़े उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।